हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एचयू के बारे में। तो जिसमें हमारा टॉपिक होगा आज का, हम लोग डिस्कस करेंगे आज। पहला नंबर होगा एचयू। एचयू जीए ड्राइंग जो होता है, जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग। ठीक है, जीए ड्राइंग का होता है आपका जी जनरल जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग होता है। ठीक है, तो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा, उसके समझाऊंगी भी कैसे दिखता है वो। फिर सेकंड हम लोग डिस्कस करेंगे एचयू इंस्टॉलेशन के बारे में। एचयू इंस्टॉलेशन, ठीक है। अब एचयू इंस्टॉलेशन आपका फ्लोर माउंटेड हो सकता है। वो एचयू जो हम लोग फ्लोर पे इंस्टॉल करते हैं, या फिर सीलिंग सस्पेंडेड हो सकता है। वैसा एचयू जो हम लोग सीलिंग पे हैंग करते हैं, ठीक है, सीलिंग सस्पेंडेड एचयू। उसके बाद 3 नंबर हम लोग डिस्कस करेंगे एचयू पाइपिंग कनेक्शन के बारे में। एचयू पाइपिंग, एचयू पाइपिंग कनेक्शन विथ चिल वाटर लाइन। चिल वाटर लाइन के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, कौन कौन सा उसमें एसेसरी इस्तेमाल होता है, वाल्व्स वगैरह, उसका डिटेल हम देखेंगे। और 4 नंबर में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा मटेरियल यूज होता है। मटेरियल यूज इन एच, कौन कौन सा मटेरियल यूज करते हैं एच इंस्टॉलेशन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि डिटेल में समझ में आ जाए। सबसे पहले हमारा पहला टॉपिक है जीए ड्राइंग के बारे में। आइए जीए ड्राइंग का देखते हैं कैसा होता है जीए ड्राइंग। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये एचयू का जीए ड्राइंग होता है जिसमें प्लान व्यू और एलिवेशन व्यू दिखाता है। प्लान व्यू वो भी होता है अगर कोई भी मशीन या कुछ भी हो। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई मशीन है हमारा, जब हम इस मशीन को टॉप से देखते हैं, टॉप से जब देखते हैं ऊपर से, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्लान व्यू। ठीक है, और जब मशीन को हम लोग साइड से खड़ा होकर यहाँ से देखेंगे, ये जो साइड साइड वाला, उसको बोलेंगे एलिवेशन। तो वैसे ही ये साइड व्यू दिखा रखा है एलिवेशन, और प्लान व्यू है आपका टॉप का। तो देखते हैं प्लान व्यू में क्या क्या शो किया हुआ होता है। अब देखिए, प्लान व्यू में एच यू का डिटेल, एक तो डायमेंशन दे रखा है आपका कि एच यू जो है 2500 बाई, मतलब 2.5 मीटर बाई 2 मीटर का एच यू है। उसके बाद यहाँ पे सेक्शन डिवाइड कर रखा है, 500, 400, 350 mm एंड 70 mm। 550 mm जो है आपका, जो भी एयर मिक्सिंग के लिए है, फ्रेश फ्रेश एयर और रिटर्न एयर आ रहा है यहाँ पे मिक्स होगा। ये 400 का जो डिस्टेंस है, यहाँ पे आपका प्री फिल्टर और बैक फिल्टर लगा हुआ है। फिर उसके बाद कॉइल सेक्शन होता है, डायरेक्ट एक्सपेंशन कॉइल है, रेफ्रिजरेट से कनेक्ट होगा रेफ्रिजरेंट से ये। और उसके बाद 750 जो कि आपका फैन मोटर और ब्लोअर सेक्शन दिया हुआ है, जहाँ से एयर आउट हो जाएगा। और फिर प्लान व्यू में ऊपर से आप यहाँ पे एक देख रहे होंगे, रिमूवेबल डोर दिया हुआ है फॉर मेंटेनेंस पर्पस। अगर मान लीजिए यहाँ पे अंदर जाना हो, पाइप फिल्टर या फिर फिल्टर को निकालना हो, तो यहाँ से एक बंदा घुस के जाके अपना सफाई वगैरह कर सकता है। एक यहाँ भी रिमूवेबल डोर दिया हुआ है मोटर के लिए। मान लीजिए अगर मोटर खराब हो जाता है,
यहाँ से मोटर को निकाल के हम लोग रिपेयर वगैरह कर सकते हैं, बेल्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं मोटर का। और यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे, एक फ्रेश एयर डैम्पर दिया हुआ है 300 बाई 200 का, और एक रिटर्न एयर डैम्पर दिया हुआ है जो एचयू के इस फेस पे यहाँ पे हम लोग डैम्पर लगाते हैं, ताकि एज पर रिक्वायरमेंट हम लोग डैम्पर को एडजस्ट कर सकें, और जितना एयर चाहिए उतना ही एयर यहाँ पे इस सेक्शन में एंटर करेगा। ठीक है, मान लीजिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे टोटल CFM है फॉर एग्जांपल 6500 CFM, और हम क्या कर रहे हैं कि 5000 CFM रिटर्न ले रहे हैं, और 1500 CFM हम लोग फ्रेश एयर ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 1500 एयर हम लोग क्या कर दे रहे हैं, यहाँ से एग्जॉस्ट कर दे रहे हैं। एग्जॉस्ट जब हम 1500 कर देंगे तो हमें मेंटेन करने के लिए 1500 फ्रेश एयर चाहिए यहाँ पे। तो ये 5000 और प्लस 1500 ये दोनों मिलके 6500 CFM हमारा एयर आउट हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया प्लान व्यू। प्लान व्यू में एक ये कूलिंग कॉइल सेक्शन भी जो दिखा रखा है, इसमें भी देख रहे हैं कि रेफ्रिजरेंट यहाँ से इन हो रहा है डेफ कॉइल में, और यहाँ से रेफ्रिजरेंट आउट हो रहा है डेफ कॉइल से। और ये ड्रेन दिया हुआ है, ड्रेन इसके नीचे एक फैन लगा हुआ होता है। मान लीजिए जैसे जब ह्यूमिडिटी हाई होता है तो काफ़ी यहाँ पे मॉइस्चर लिक्विड में चेंज हो जाता है, तो वो वाटर ड्रेन फैन से इकट्ठा होके ड्रेन लाइन से बाहर निकल जाता है। तो प्लान व्यू मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट कीजिए, मैं दोबारा बताऊंगा। उसके बाद ये आ जाता है आपका एलिवेशन व्यू। एलिवेशन में देखते हैं क्या क्या दे रखा है। एलिवेशन में वही जैसा कि आप देख रहे थे, साइड से हम देख रहे हैं अभी, तो फ्रेश एयर डैम्पर और रिटर्न एयर डैम्पर यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद ये जो था अपना एयर मिक्सिंग के लिए, यहाँ पे एयर मिक्स हो जाएगा फ्रेश एयर और रिटर्न एयर। उसके बाद जो फिल्टर सेक्शन था, यहाँ पे यहाँ पे जो फिल्टर सेक्शन था, फिल्टर यहाँ पे दिखा रखा है, ये प्री फिल्टर है, उसके बाद ये बैग फिल्टर है। उसके बाद हमारा ये कॉइल सेक्शन आ जाता है। ये आपका पूरा कॉइल दे रखा है, कूलिंग कॉइल जो DX टाइप होता है, डायरेक्ट एक्सटेंशन। और यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, ये फैन, यहाँ पे फैन लगा हुआ है, और यहाँ पे एक होल है जहाँ से वाटर हमारा आउट हो जाएगा, ड्रेन जो भी पानी है। यहाँ पे भी एक रिमूवेबल डोर लगा हुआ है नीचे से, यहाँ से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं इसको खोल के, क्योंकि ये सीलिंग सस्पेंडेड एचयू है, तो सीलिंग की तरफ से हम लोग यहाँ से तो एंटर नहीं कर सकते हैं, एंटर हम लोग यहीं से करेंगे नीचे से, और इसको अपना मेंटेनेंस कर लेंगे। सेम वैसे ही मोटर वगैरह हम खोल के यहाँ से निकाल सकते हैं। और मोटर हो गया, और यहाँ पे ब्लोअर लगा हुआ है, और ये आपका एयर आउट हो गया, यहाँ से रूम में चला जाएगा। तो जो भी एचयू हम लोग बनवाते हैं वो कस्टमाइज हम लोग करवा सकते हैं, जो भी सप्लाई मैन्युफैक्चरर है। जैसे मान लीजिए कि आप ये एचयू आपको लगवाना है, ठीक है, बट कंपनी वालों ने ये आपको जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग ये ड्राइंग दिया अप्रूवल के लिए। बट इसमें क्या है कि इस साइड आपका मान लीजिए कि दीवार आ जाता है, और यहाँ पे वॉल है, ठीक है, वॉल। तो इस केस में आप क्या करेंगे, उसको बोलेंगे कि कूलिंग कॉइल जो है वो राइट हैंड साइड पे होना चाहिए, इस तरफ फ्रेम भी इस तरफ होना चाहिए, एक्सेस डोर हमें यहाँ पे चाहिए। ठीक है, वैसे ही फिर यहाँ पे भी एक्सेस डोर, रिमूवेबल डोर यहाँ पे होना चाहिए। हम मोटर यहाँ नहीं, हमको यहाँ चाहिए। या फिर मान लीजिए छत पे आप इंस्टॉल करवा रहे हैं इसको, ये डिस्चार्ज हमें साइड डिस्चार्ज नहीं चाहिए, आप बोल सकते हैं आपको कि यहाँ से आपको टॉप डिस्चार्ज चाहिए। तो आप जिस तरीके के चाहें वो वैसा आप एचयू बनवा सकते हैं सप्लायर से। ठीक है, उसके बाद ये आपको अप्रूव करके भेजना पड़ता है, साइन वगैरह कंपनी का करके, तब फिर वो लोग मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को दे देते हैं। जैसे मोटर लोकेशन आपको राइट हैंड साइड पे चाहिए या फिर लेफ्ट हैंड साइड पे चाहिए, जो भी आपने बताया, बस उस तरीके से यहाँ पे टिक कर सकते हैं।
जैसे मान लीजिए हमको चाहिए कि लेफ्ट हैंड साइड पे मोटर होना चाहिए, तो मैं इस पे ऐसे टिक कर दूंगा। कॉइल कनेक्शन राइट हैंड साइड पे चाहिए। अब फाइंड डिस्चार्ज, हमें कौन सा डिस्चार्ज चाहिए? डिस्चार्ज अभी हम, जैसे मुझे ये डिस्चार्ज चाहिए जो बैक साइड से कट कर रहा है, फ्रंट में डिस्चार्ज कर रहा है, जैसे हमारी सेम सिचुएशन है, तो इस पे हम टिक कर देंगे। ठीक है, ये तो हो गया अपना जीए ड्राइंग। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एचयू इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, कि दोनों एचयू का, जैसा कि इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, एचयू इंस्टॉलेशन एट ग्राउंड लेवल पे है, और एचयू इंस्टॉलेशन, एक एचयू इंस्टॉलेशन है जो कि सस्पेंडेड इंस्टॉलेशन है, जो कि सीलिंग से हैंग हो रखा है। ग्राउंड इंस्टॉलेशन में आप देखेंगे, जब भी हम ग्राउंड पे एचयू लगाते हैं तो एक कंक्रीट का हमें बेस बनवाना पड़ता है 6 इंच का, 150 mm का। उसके बाद उस पे हम लोग रबर पैड, यहाँ पे रबर पैड रख के एचयू को रख देते हैं। रबर पैड इसलिए रखते हैं ताकि जब भी मोटर चले तो वाइब्रेशन होता है, वो वाइब्रेशन हमारा मशीन से जो भी कंक्रीट का बेस है, प्लिंथ जिसको बोलते हैं, वहाँ पे ट्रांसफ़र ना हो। सेम वैसे ही यहाँ पे आप देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ से रूम से अगर रिटर्न एयर डक्ट है ये, और ये फ्रेश एयर डक्ट है। ठीक है, और ये हो गया आपका सप्लाई एयर डक्ट हो गया, और यहाँ से ये सब कर रहे हैं, यहाँ पे मिक्सिंग चेम्बर हो गया, मिक्सिंग चेम्बर, यहाँ पे कॉइल सेक्शन, और ये हो गया आपका मोटर सेक्शन, जो कि सब कर रहा है एयर और डिस्चार्ज टॉप में कर रहा है। और इसमें फिर हमें कौन कौन सा मटेरियल यूज करता है लगता है, नट बोल्ट हो गया, यहाँ पे हम लोग कैनवास कनेक्शन लगाते हैं। कैनवास, कैनवास क्लॉथ होता है, कपड़ा होता है, ताकि इस मशीन से वाइब्रेशन ट्रांसफ़र ना हो इधर आपके डक्ट में। ठीक है, सेम सेम वैसे ही अभी देखते हैं सीलिंग सस्पेंडेड वाले का। सीलिंग सस्पेंडेड में भी जैसे कि आप देख रहे हैं, सीलिंग सस्पेंडेड में ये आपका हो गया रूफ हो गया, या फिर सीलिंग हो गया। ठीक है, सीलिंग सस्पेंडेड में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एक फास्टनर लगाते हैं, फास्टनर लगाते हैं, और ये हो गया आपका आइसोलेटर हो गया। ठीक है, आइसोलेटर इसलिए लगाते हैं ताकि सेम वही काम करता है, वाइब्रेशन ट्रांसफ़र ना हो आपका रूफ में, क्योंकि अगर मान लीजिए ट्रांसफ़र होगा रूफ में, तो ये फास्टनर में भी अगर आज नहीं, 1 महीना 2 महीना 6 महीने के बाद ये फास्टनर वहाँ से निकल सकता है। इसलिए हम लोग अगर मशीन बहुत हैवी है, हैवी हो तो उसका, क्योंकि स्टैटिक और डायनामिक वेट होता है। स्टैटिक वेट तो मान लीजिए अगर 10 केजी है, डायनामिक जब मशीन चलेगा तो उसका वेट ज़्यादा हो जाता है, तो वो ज़्यादा ज़ोर से हिलने लगता है। तो उससे हम लोग बचने के लिए, उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आइसोलेटर का यूज करते हैं। उसके बाद उसके बाद यहाँ पे एक रॉड लगा होता है, थ्रेडेड रॉड होता है, जो कि थ्रेड टाइप होता है पूरा ऊपर से नीचे तक। उसके बाद वो थ्रेडेड रॉड के बाद यहाँ पे नीचे हम लोग एक सी चैनल लगाते हैं। सी चैनल इस टाइप का चैनल होता है, हम लोग रॉड ऐसे लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे सी चैनल ऐसे लगा के ये रॉड जो आया यहाँ पे नट बोल्ट लगा देते हैं, चेक नट लगा के वगैरह। तो एच का वेट के अकॉर्डिंग हम लोग रॉड सस्पेंडेड, सस्पेंशन रॉड यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है वो लग गया। उसके बाद ये जो आपका सी चैनल है, ये जो हम लोग सी चैनल लगाते हैं, और जो एच हमारा एच का बेस है, उसके बीच में हम लोग नियोप्रीन का पैड लगाते हैं। नियोप्रीन पैड मतलब ये रबर जो होता है ना, रबर रबर पैड, तो वो रबर पैड लगा देते हैं, और ये आपका वैसे ही ये थ्रेडेड रोड आ जाता है। यहाँ पे नट लग जाएगा, वॉशर लग जाएगा। उसके बाद सी चैनल यहाँ लग गया, ये नियोप्रीन पैड भी लग गया। ओके, उसके बाद फिर हम लोग अब चलते हैं कि एच पाइपिंग कनेक्शन देखते हैं, चिल वाटर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक कॉइल कॉइल दिया हुआ है, जो भी कॉइल आपका चिल वाटर कॉइल हो सकता है, या फिर डायरेक्ट एक्सपेंशन कॉइल हो सकता है। तो ये चिल वाटर का है, क्योंकि इसमें बहुत सारा वाल्व वगैरह लग रहा है। तो मैं बताता हूँ चिल वाटर। तो यहाँ से आप जैसे देख रहे हैं चिल वाटर सप्लाई लाइन है यहाँ पे,
जैसे चिल वाटर सप्लाई लाइन, चिल वाटर आया यहाँ से और ये कॉइल में जा रहा है, कॉइल से रिटर्न होके ये फिर चला जाएगा सेकेंडरी पंप में, फिर सेकेंडरी पंप इसको रोटेट करते रहता है, वाटर को सर्कुलेट करता है। तो जैसे चिल वाटर आया उसके बाद आप यहाँ पे एक गेट वाल्व लगाते हैं हम लोग। गेट वाल्व के बाद प्रेशर गेज होता है, स्ट्रेनर होता है, के बाद टेम्परेचर गेज होता है, फिर प्रेशर गेज होता है। प्रेशर गेज हम लोग स्ट्रेनर के आगे पीछे लगाते हैं क्योंकि दोनों साइड का प्रेशर को मेजर करता है। मान लीजिए यहाँ स्ट्रेनर कभी कभार अगर चौक हो जाता है, अगर वाटर में गंदगी है, कचरा है, डी स्केलिंग की वजह से जाम हो जाता है, तो मान लीजिए यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो प्रेशर हमें यहाँ पे नहीं मिलेगा। उस केस में हम लोग स्ट्रेनर को साफ करते हैं। फिर यहाँ पे गेट वाल्व एक लगा हुआ है 20 आया का ड्रेन के लिए, इन केस ऑफ मेंटेनेंस पर्पस हम लोग ये इसको खोल के जो भी वाटर है यहाँ से निकाल देते हैं। फिर हम लोग गेट वाल्व वगैरह जिस चीज़ का मेंटेनेंस करना होता है हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबल कनेक्शन लगा हुआ है, फ्लेक्सिबल कनेक्शन सेम वैसे ही वाइब्रेशन को मशीन यहाँ पे इश्यू जब चलेगा उस उसमें जो भी वाइब्रेशन होगा वो ट्रांसफर ना हो पाइप में। फिर वैसे ही चिल वाटर वाटर जो है होम की कॉइल में रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न होने के बाद फिर आप यहाँ पे एक डाई इलेक्ट्रिक यूनियन देख रहे हैं। डाई इलेक्ट्रिक यूनियन मतलब आप जैसे वो कॉइल जो होता है वो कॉपर का कॉइल होता है और ये एमएस का पाइप होता है, चिल वाटर पाइप। तो इसको जो जब दो अलग अलग मटेरियल को हम लोग जोड़ते हैं तो डाई इलेक्ट्रिक यूनियन का इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद फ्लेक्सिबल कनेक्शन एक लगा हुआ है। फ्लेक्सिबल कनेक्शन के बाद प्रेशर गेज है, टेम्परेचर गेज है, जो भी यहाँ पे चिल वाटर रिटर्न आया वो रिटर्न आया क्योंकि रूम से हीट लेके जा रहा है। फिर अब चिल वाटर रिटर्न तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाता है, यहाँ पे टेम्परेचर अलग कुछ अलग होगा और यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंट होगा रिटर्न में। तो टेम्परेचर प्रेशर दोनों चेक कर लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे आप एक चेक करेंगे बाईपास लाइन लगा हुआ जिसमें ग्लोब वाल्व लगा हुआ। ग्लोब वाल्व भी क्या करता है, फ्लो को कंट्रोल करता है, मैनुअली कंट्रोल करते हैं हम लोग ग्लोब वाल्व से। फिर गेट वाल्व हो गया और उसके बाद एक एमओबी लगा हुआ है यहाँ पे, मोटर ऑपरेटेड ग्लोब वाल्व। पीआईसी भी होता है, प्रेशर इंडिपेंडेंट कंट्रोल वाल्व जो होता है, जो कि बीएमएस से कनेक्टेड होता है। एक्चुएटर लगा होता है इसके ऊपर, तो जितना हमें रिक्वायरमेंट होता है उसके हिसाब से ये उसको ओपन करता है और बाकी को बाईपास। ठीक है, सेम वैसे ही फिल वाटर रिटर्न उसके बाद रिटर्न लाइन में चला जाता है पंप के पास। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि चलिए ड्राइंग दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे मान लीजिए एक यहाँ पे दो एच लगा हुआ है, एक 8000 सीएफएम का है और एक 4500 सीएफएम का है। दोनों एच कनेक्टेड है प्लेनम के द्वारा। ठीक है, प्लेनम में हम लोग क्या करते हैं, एयर को डाल दिए, अब वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आपका, दो डक्ट से ऐसे जा रहा है एयर। एक जैसे यहाँ प्रिंटिंग प्रेस एक ये बन रहा है तो इसमें मशीन लगा होता है, तो उस मशीन का जो भी हीट होगा उसको हम लोग यहाँ से एग्जॉस्ट कर देते हैं। अब फिर मशीन को ठंडा रखने के लिए भी हमें कूलिंग चाहिए, तो कूलिंग हम यहाँ पे एच से दे रहे हैं, जो कि 4 एच लगा रहे हैं डायरेक्ट एक्सटेंशन टाइप, और उसको हम लोग एक वीआरएफ यूनिट से कनेक्ट किए हुए हैं। ठीक है, तो टोटल 40 एचपी का वीआरएफ यूनिट है। इस तरीके से जैसे कि आप यहाँ पे एक सेक्शन भी दिखा देता हूँ मैं। सेक्शन में देखिए यहाँ पे जैसे फ्रेश एयर लूबर है, जैसे कि आप देख रहे थे जीए ड्राइंग में फ्रेश एयर डैम्पर भी था, तो फ्रेश एयर डैम्पर तो एच पे था, लेकिन हमको फ्रेश एयर भी चाहिए। फ्रेश एयर हम लोग क्या करेंगे कि जो भी दीवार होगा वहाँ एच रूम का उस पर हम लोग एक लूवर लगा देते हैं उतना कटिंग करवा के कि हमें जितना यहाँ पे फ्रेश एयर चाहिए उस फ्रेश एयर की साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम एक बर्ड स्क्रीन विथ फ्रेश एयर लूवर विथ बर्ड स्क्रीन लगा देंगे ताकि कोई भी चिड़िया वगैरह या फिर कुछ भी बाहर से अंदर नहीं जाएगा। फिर वैसे ही इंस्टॉलेशन करते हैं, जब भी इंस्टॉलेशन करते हैं तो ऊपर से हम लोग मान लीजिए 2 इंच छोड़ देते हैं रूप से। उसके बाद एच हम लोग इंस्टॉल करते हैं, जो भी एच का हाइट है
इस सीलिंग आ गया। सीलिंग और एचयू के बीच में मिनिमम 4 इंच का गैप देना चाहिए। 4 इंच का गैप इसलिए देना चाहिए क्योंकि जो भी एचयू में ड्रेन होता है, ड्रेन पैन वगैरह, ड्रेन लाइन की एकदम ड्रेन लाइन हमेशा बॉटम से निकलता है, फिर हमें यू ट्रैप भी बनाना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक ये दिख रहा होगा आपको, इसको हम लोग कैनवास कनेक्शन बोलते हैं, कैनवास क्लॉथ। अभी इसका फोटो दिखाऊंगा। तो ये कैनवास क्लॉथ टू लिनम का कनेक्शन हो गया। उसके बाद सप्लाई ये प्लेनम है, डक्ट है। उसके बाद ये डक्ट हम लोग एक पीसीबी लगा के, वॉल्यूम कंट्रोल डंपर लगा के 1150/400 सप्लाई है डक्ट हम लोग चलाती है। पीसीबी इसलिए लगा है क्योंकि ये प्लेनम है। ठीक है, अब 8000 CFM एक बार में अगर मशीन चल रहा है तो हमको दोनों डक्ट में 4000 CFM चाहिए। और बट यहाँ पे हमारा 2 एचयू है, 8012, तो 12,500 CFM अप्रोक्स है। उस केस में हम लोग क्या किए कि दोनों को बांट दिए कि इस डक्ट में इतना सीपीएम जाएगा, उस डक्ट में इतना सीपीएम जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग बीसीडी लगा दिए ताकि एयर को कंट्रोल कर सके। मान लीजिए कि अभी ये 6000 का सीपीएम का डक्ट है और इसमें 5000 आ रहा है, या फिर 8000 सीपीएम यहीं से जा रहा है, तो नॉइज बढ़ जाता है उसके। और यहाँ पे एक रिटर्न एयर ग्रिल लगा दिया, जो भी बॉक्स बनेगा यहाँ पे एक सीलिंग के ऊपर, तो उसमें हम रिटर्न एयर ग्रिल लगा देंगे कि जो भी यहाँ से डायरेक्ट रिटर्न एचयू के सेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा मटेरियल यूज करते हैं। मटेरियल में देखने के लिए चलते हैं। मटेरियल जैसे कि मैंने बताया था, जब भी एचयू हम लोग इंस्टॉल करते हैं, ये रूफ हो गया, तो रूफ में सीलिंग में हम लोग क्या करते हैं कि ड्रिल करके यहाँ पे फास्टनर लगा देते हैं। ठीक है, फास्टनर लगाने के बाद ये फास्टनर लग गया, ये वाला पोर्शन मतलब ये वाला पोर्शन ऊपर चला जाता है, और यहाँ नीचे हम लोग क्या करते हैं, थ्रेडेड रॉड जो होता है, तो थ्रेडेड रॉड ऐसे लगा देते हैं। ठीक है, लगाने के बाद नीचे फिर सी चैनल ऐसे लगा के यहाँ पे नट बोल्ट वाशर लगा देते हैं, और अपना एचयू ऐसे बीच में कर देते हैं। ये वाला थ्रेडेड रॉड है, ये फास्टनर है। फास्टनर आपका कई कंपनियों का आता है, एंकर का भी आता है, हिल्टी का भी आता है। वैसे ही थ्रेडेड रॉड हो गया, ये आपका नट और वॉशर हो गया। एक नट भी आता है, आप लोग इस फील्ड में तो पता ही होगा, चेक नट। और उसके बाद नियोप्रीन पैड, रबर पैड, या फिर एंटी वाइब्रेशन पैड इसको बोलते हैं, इस तरह का होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं एंटी वाइब्रेशन पैड, ये मशीन और ये जो प्लिंथ है हमारे यहाँ पे, प्लिंथ कंक्रीट का बेस है, और ये आपका मशीन है। इन दोनों के बीच में यहाँ पे रबर पैड लगा हुआ है। रबर पैड भी लगाने का तरीका होता है जिस ताकि बेंड ना हो। मान लीजिए एक रबर पैड है यहाँ पे, ये रबर पैड है, अगर 2-3 रबर पैड लगाने का ज़रूरत हो तो बहुत लोग क्या करते हैं कि ऐसे रबर पैड लिया, 2-3 ऐसे एक साथ मिलाया और यहाँ पे मशीन रख दिया, तो रबर पैड क्या होता है, इससे बेंड हो जाता है लोड पड़ने की वजह से। उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि जितने साइज का ये रबर पैड है, उतने साइज का जीआई सीट काटेंगे। ठीक है, जो डक्टिंग में जो यूज होता है जीआई सीट, उस सीट को काटिए। उस सीट को उठा के आप यहाँ पे रख दीजिए। एक रबर रबर पैड लग गया, फिर उसके बाद एक सीट लग दीजिए जीआई सीट, फिर उसके बाद एक और इसके ऊपर रबर पैड रख दीजिए। जैसे दो रबर पैड के बीच में एक रबर पैड और एक ये रबर पैड, और इन दोनों के बीच में आप लगा दीजिए जीआई सीट, और ये आपका रबर पैड हो जाएगा, रबर पैड हो जाएगा। एक और ज़रूरत हो तो यहाँ पे एक जीआई सीट घुसा दीजिए, तो ये एक और आपका रबर पैड हो जाएगा। ठीक है, तो इससे अब मान लीजिए मशीन यहाँ पे जैसे लोड आएगा, ये रबर पैड बेंड नहीं होगा। ये तरीका है लगाने का। और ये सी चैनल हो गया आपका। ठीक है, इस तरीके का सी चैनल होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि थ्रेडेड रॉड जो आता है यहाँ पे, इस परफोरेटेड जो यहाँ पे होल दे रखा है, उस होल से निकाल के नीचे नट बोल्ट वाशर लगा देते हैं। एक सी चैनल ये भी होता है एमएस का चैनल, अगर मशीन वेट हाई हाई हैवी है
तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक होल करवाते हैं बिल्डर से होल करवाएंगे और यहाँ पे ऐसे जो भी थ्रेड रॉड होगा वो और डाल के इसके मतलब इसको पलट के ऐसे लगाते हैं, यहाँ नट बोल्ट लग जाए ताकि इस फेस पे हमारा मशीन आ जाए। और ये होता है कैनवास क्लॉथ। जो भी मशीन हमारा एच होता है, एच का माउथ जो होगा यहाँ पे ये वाला, और यहाँ से मेरा डक्ट का कनेक्शन है। तो जो भी ये मशीन हो गया, फिर ये फ्लेक्सिबल कनेक्शन हो जाता है और डक्ट हो जाता है, इसका वाइब्रेशन इसमें ट्रांसफर ना हो, तो हम लोग इस कपड़े का इस्तेमाल करते हैं। और ये होता है हमारा सीलिंग सस्पेंडेड वाइब्रेशन आइसोलेटर आप देख रहे हैं। सेम ऐसे ही यहाँ ऊपर फास्टनर लग गया सीलिंग में, फास्टनर लगने के बाद ये थ्रेडेड रॉड नीचे आया, ठीक है, ये थ्रेडेड रॉड नीचे आया, हम लोग नट बोल्ट नट लगा दिए, एक नट वाशर, तो ये फास्टनर से ये ऊपर वाला है। फिर हम लोग क्या करते हैं कि एक थ्रेडेड रॉड यहाँ नीचे से घुसाते हैं और यहाँ पे नट और वाशर लगा देते हैं। जब भी मशीन चलता है तो ये स्प्रिंग जो देख रहे हैं, ये स्प्रिंग और ये एक रबर लगा होता है यहाँ पे, तो जो भी वाइब्रेशन होता है वाइब्रेशन आपका यहीं पे मैनेज हो जाता है, तो ऊपर ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। और किस टॉपिक की वीडियो चाहिए उस टॉपिक को कमेंट कीजिए, मैं फिर से वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा बहुत जल्दी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।